बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह इसी दुआ से कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर कुछ आप पर अल्लाह ताला का करम हो रहा है तो जितना कुछ आप बेहतर किसी के लिए कर सकते हैं ज़रूर अपना हिस्सा डालें। इंशाल्लाह आपके काम भी जो है खुद ब खुद अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज के शो में अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, आज की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। मायदा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ हैं। बाहर का मौसम कैसा है? कल हमने देखा खुशगवार मौसम हो गया था, बारिश भी हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में। तो आज के लिए क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, मायदा से जान लेते हैं। जी मायदा। जी बिल्कुल है ना, अगर शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर का मौसम बारिश होने की वजह से खासा खुशगवार हो गया है। गर्मी और हबस का जो जोर टूट चुका है, शहरियों के चेहरों पर जो है वो एक खिलखिलाहट नज़र आ रही है, क्योंकि पहले बहुत गर्मी थी, हबस था, लेकिन उसका जोर टूटने की वजह से उनके चेहरे खिलखिला उठे हैं। सिर्फ शहरियों के नहीं, यहाँ पे चरिंद परिंद भी जो है वो चहचहाते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 29 है और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 24 है। इसमें हवा में नमी का तनासुब जो रिकॉर्ड किया गया है वो 80% है और 79 जो है वो उसके साथ हवा फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मौसम खुशगवार होते ही बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल आए हैं मौसम को इंजॉय करने के लिए। और जो पेश गोई की गई है वो ये है कि आइंदा हफ्ते में जो है वो 10% बारिश के अमकानात बताए जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मायदा, आपने मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह किया। शहर का मौसम कैसा रहेगा? खैर, मौसम की जब हमने बात की तो कल जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, तो शहर में जब बारिश होती है मसला यही होता है जी, सबसे पहले जिन इलाकों में तेज़ बारिश होती है फिर स्ट्रिप कर जाते हैं और घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल हो जाती है। सेकेंडली, निकासी आपके जो इंतजामात के बड़े बड़े दावे हमेशा से किए जाते हैं उनकी भी हकीकत खुल के सामने आ जाती है, लेकिन बावजूद इसके मुझे हैरानगी होती है वो दावे फिर भी उसी तरह से कायम रहते हैं और बता दिया जाता है कि जी इतने टाइम में हमने निकासी आपको यकीनी बना दिया। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो है वो लोग परेशान हैं और निकासी आप मुमकिन नहीं हो सका। खैर, इन दावों की हकीकत क्या है वो हमने आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर, दिल के मरीजों के साथ संगीन मजाक, पीआईसी में जायदुल मियाद स्टंट डाले जाने का इंकशाफ। कोरोना के मरीजों की जिंदगियों का संगीन खतरा, जान बचाने वाला इंजेक्शन एक्टेम्डा नापैद। तरक्याती स्कीमों के लिए 1 खरब से जायद मंजूर। और स्कूल्स, हस्पतालों, मराकज़ सेहत की सोलर पर मुंतकिली का फैसला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंसूबों पर काम मुकम्मल करने का हुक्म। आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, पहली खबर की तरफ चलते हैं और खबर कुछ अफसोस के साथ ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं कि हमारे सेहत के मामलात क्यों इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और जायदुल मियाद स्टंट डाले जाने का इंकशाफ हुआ है। मैं आपको बताती चलूँ जी, जून 2021 में एक्सपायर होने वाले स्टंट ताहाल अस्पताल में मौजूद हैं। मरीजों को जायदुल मियाद स्टंट डाले जाने की दस्तावेजात सिटी 42 ने हासिल कर ली हैं। कौन जिम्मेदार है आमिर भाई इसका? सिस्टम। अभी आप जब बारिश की बात कर रही थी और कह रही थी कि बारिश से मौसम बहुत खुशगवार हो गया, तो मैं ऐसे ही मुस्कुरा रहा था ज़ेरे लब ना, तो मुझे अहमद फराज का वो शेर याद आ गया कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, गंदा तेरा निज़ाम है कुछ तो ख्याल कर। जबरदस्त, सही बात है। अब वो वाला टाइम गया कि आप बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करें, वो उसने तो कहा था कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर, लेकिन गंदा तेरा निज़ाम है कुछ तो ख्याल कर। सिस्टम की खराबी की वजह से आप मुझे बताएं, पीआईसी जो कि पूरे पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल हॉस्पिटल था, इलाज का है दिल के मरीजों की, मतलब अभी आप उसको समझें कि वहाँ पे
मिसाइल ज़्यादा हैं। आमिर भाई आप कौन से टाइम की बात कर रहे हैं कि रोल मॉडल था? वो मैं उस तो वक्त था, जब से उसमें सुन मैं रही आपको हूँ बताऊं, फ्रेंड्स उस ऑफ वक्त था, पीआईसी के दौर में, फ्रेंड्स ऑफ जब पीआईसी, हाँ फ्रेंड्स ऑफ सही पीआईसी जो थे वो उस पर ज़रूर काम कर रहे थे, नई इमरजेंसी और सो बेड्स की Exactly. और वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। लेकिन जब से दोबारा निज़ाम जो है वो उन्हीं लोगों के हाथ में आया जिनके लिए सिर्फ उनका मुतमईन नज़र पैसा कमाना है। सही कह रहे हैं वो आप। चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको इलाज सही नहीं मिलेगा तो ही आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे जहां यही डॉक्टर विजिटर्स के तौर पर आते हैं और उसमें हज़ारों रुपया कमाते हैं। मुझे बताएं क्या डॉक्टर्स को जो स्टंट डाल रहा है उसको नहीं पता कि इसकी एक्सपायरी डेट, मैं डिस्प्रिन लेने जाऊँ, मैं एक आम आदमी हूँ तो मैं उसकी एक्सपायरी डेट देखता हूँ। मैं कोई भी मेडिसिन लूँ सबसे पहले मेरा जहन जो है उसकी एक्सपायरी डेट पे जाता है। देखिए अल्लाह शिफा देने वाले हैं, बट आपका एक रुझान है। आप मैं कोई भी चीज़ खरीदने जाऊँ जो खाने पीने वाली हो, चाहे बेकरी से लेनी हो, तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है। और क्या डॉक्टर्स को नहीं पता, क्या उसके साथ जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसको नहीं पता? सबको पता है, सब कुछ पता है। अच्छा आमिर भाई, मुझे सिर्फ जो एक ये चीज़ बता दें, एक तो हमारे लोगों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि उनको इन चीज़ों के बारे में शऊर भी नहीं है कि स्टंट खरीदा, और दूसरा डॉक्टर्स ये चीज़ें मरीज तक आने भी नहीं देते हैं आमिर भाई। बच्चे नहीं आने बात देते ये हैं। है कि मुझे ये बताओ, जो मरीज इस वक्त बेड पे है और उसको स्टंट डाला जा रहा है, क्या उसको होश है कि वो उसका पैकेट बिल्कुल जब नहीं। खुलेगा बिल्कुल उसके ऊपर नहीं। जो एक्सपायरी डेट वो किसने देखनी है? यहाँ पर अच्छा, आप ये एक से दूसरी दफा डॉक्टर से कोई सवाल कर लो। एक है लाशौरी तौर पर। मैं मार्केट गया और मैंने कोई खाने पीने की चीज़ खरीदी, डबल रोटी, लेट से चले कह रहे डबल रोटी खरीदी, मैंने उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखी, मैं घर ले आया और खोला तो ख़राब थी। अब एक वो चीज़ है जिसमें शऊर शामिल है, इसके अंदर डॉक्टर जानते बूझते कि ये एक्सपायरी है, इसके बावजूद तो उस फिर वो मरीज के दिल डॉक्टर में डालते जिम्मेदार है हैं ना? और उस बेचारे की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता है। बिल्कुल। कल इसमें पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा हुई है और मैं समझता हूँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए, सिर्फ एक स्टंट वाले मामले पे नहीं। हॉस्पिटल्स में जितनी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं सबके मुतल्लिक, और इसके लिए कोई प्रॉपर सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है इसको वज़ा किया जाए, SOPs तय किए जाएँ और मरीज़ के लवाहिक को दिखाया जाए कि वो उसको कौन सा स्टंट डाल रहे हैं और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बताने एक तो पर सेहत का मामला, मुकर्रर इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इंतहाई सेंसिटिव हो मामला नहीं है। सकता ना कि आप इस तरह के मामले सेकेंडली में आमिर आपने भाई, ये बड़े सस्ते क्या ऑपरेशन हो जाते हैं, अच्छा खासा पैसा किसी का लग जाता है और उस पर भी चले आपने सरकारी में इलाज। तो कुछ सस्ते ही होते होंगे, मुझे ये नहीं है, मुझे ये भी पता है कि ये कहते हैं कि जी बाहर से आप स्टंट खरीद के सर हमने ये भी स्कैंडल सुना था कि बाहर से स्टंट खरीदे स्टंट जाते खरीद हैं। के लाए और फलां कंपनी के लेके हैं। हाँ, ये भी बड़े बिल्कुल मजे की ऐसे बात है। कंपनी भी असल में जो हमारी आप उसको समझे कि ड्रैप है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, ड्रैप से मंजूर शुदा कितनी अद्वियात बिक रही हैं बिल्कुल, और गैर मंजूर शुदा भी बिक रही हैं। तो हम इस पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखवा और पाते खुद ना। ड्रैप ही जो है वो ट्रैप है सही कहा उसी ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम के अंदर, रेड टेपिज्म के अंदर, कि उनके पास बहुत सारी मेडिसिन का जो है इस वक्त भी मौजूद है कि उनको लाइसेंसिंग चाहिए ताकि उसको मार्केट किया जा सके, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी, उनके मुतमईन नज़र भी पैसा है। ये अद्वियात जो हम कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि 500% महंगी होगी ये पिछले 2 साल में, और इतनी महंगी होगी वाकई, क्योंकि मैं ख़रीदता हूँ अद्वियात, तो मुझे पता है कि मेरी जो मेडिसन 100 रुपये की आती थी वो आज 300-400 रुपये की मिलती है। तो मुझे एहसास है कि अद्वियात कितनी महंगी हो गई। इसका सारा कसूरवार जो है ये ड्रैप है, और इसमें मुझे ये समझ आती है कि जब तक हम अद्वियात को उनके असल सॉल्ट्स के साथ, उनके नाम के साथ, जो उनका असल नाम है उसके नाम के साथ फ़रोख्त नहीं करेंगे और कंपनी नेम्स नीचे आएंगे, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा आमिर भाई, आपसे मैंने पहला सवाल ये किया कि कौन जिम्मेदार है, आपने कह दिया सिस्टम जिम्मेदार है। रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी वजीर सेहत साहिबा कभी क्या इन चीज़ों का जायजा नहीं लेती हैं? नहीं, वो तो क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल चलाती है, उनका देखें उनका इंटरेस्ट है इसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स फ्लरिश करें। जो इंसान खुद इस बिजनेस में, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे लीडर, कौम के लीडर इमरान खान साहब कहते थे कि जिसका इंटरेस्ट होए वो कैसे सिस्टम को ठीक कर सकता है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चलाती हैं? क्या प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाती हैं? उनको भी पैसे कमाने हैं, उनको भी, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सारी सहूलतें मिलेंगी तो उनके और उन जैसे कई डॉक्टर्स के प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलेंगे?
तो हमने वजीर भी वो आप मुंतखब अपनी किया, अवाम के साथ इंसाफ कर रहे हमने हैं, वजीर इंसाफ के नाम पर आकर ख्वाजा सलमान रफीक थे ना सेहत के वजीर, ऐसे ही था ना, बिल्कुल, और ख्वाजा इमरान नजीर नजीर थे, साहब ये दोनों डॉक्टर नहीं थे, बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों डॉक्टर नहीं थे और दोनों ने डॉक्टर्स को खींच के रखा हुआ था, ऐसे ही है। दोनों ने सिस्टम को, यहाँ तो डॉक्टर्स ही खिलाफ बैठे हैं। नहीं, आप कैसे, आप मुझे बताएं, अगर आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुए और उसी बंदे को आप निगरान भी बना दें, तो सिस्टम की जब मैं खराबी कहता हूँ तो ये पूरी हायरार्की है गवर्नेंस की। सही कह रहे हैं ये जहाँ से शुरू होती है या बनी गाला से शुरू होती है, नीचे तक आती है, निचली सतह तक आती है, तो ये हायरार्की जो है यही सिस्टम है जो आप कह रही थी ना कि गवर्नमेंट का क्या कसूर है। आप यास्मीन राशिद को मैंने तो वजीर नहीं बनाया, लाहौर की आवाम ने तो उनको मुंतखब भी नहीं किया, बिल्कुल, और उनको जब वजीर बना दिया गया, बहुत मेहनती हतून है, हम जानते हैं उनको, बहुत ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ पे उनका जो है इंटरेस्ट है, उनका बिजनेस है, उनका कारोबार है, यहाँ पे जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो तो कभी नहीं। अब इसमें मिसाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब है, लेकिन मैं क्योंकि ख़तून है तो देना नहीं चाहता हूँ। इस तरह के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जो आप पड़ जाएंगे इमरान खान साहब के मुताबिक, तो करप्शन भी होगी, सिस्टम भी ख़राब होगा, और इसी का नतीजा ये है कि आज ज़ायदुल मियाद स्टंट जो है वो डाले जा रहे हैं। के साथ आमिर भाई कुछ चीजें ऐसी हैं, चलें हम महंगाई की बात करते हैं, उस पर कोई जो है वो बहस बनती नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, वो ठीक है। अब जो आप लोगों की सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं, इतने इतने बड़े ऑपरेशन के नाम पर आप ज़ायदुल मियाद स्टंट डाल रहे हैं, लोगों की जिंदगियां दाव पर लगा रहे हैं, इस पर मेरे ख्याल से होश के नाखून लेने चाहिए, रियासत को भी, हुकूमत को भी, हमारे महकमा सेहत के जितने भी सरबराहान हैं। अब ये अपने ऑपरेशन अल्लाह रहम करे यहाँ से पहले तो कराते नहीं होंगे, और अगर कराते होंगे तो हर चीज़ का वो लोग जो है ध्यान भी रखते होंगे। नहीं, ये अमीर लोग हैं, मुझे इस पर भी इतराज़ नहीं है कि ये कहाँ से इलाज कराते हैं, कराना चाहिए उनके पास, अगर अल्लाह ने वसाइल दिए ज़रूर कराएं, लेकिन गरीब आदमी को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ के नहीं। जिस चीज के लिए आप जवाबदेह हैं उसके आप मुझे बताएं, क्या हॉस्पिटल्स की बेहतरी में यास्मीन राशिद साहब की जेब से कोई पैसा जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसका जाना है? गवर्नमेंट की किटी से जाना है। बिल्कुल। आप लाहौर शहर के अंदर आपने कितने नए हॉस्पिटल बनाए? मैं आपको गिनवा देता हूँ कि लाहौर शहर के अंदर पिछले दौरे हुकूमत में कितने हॉस्पिटल्स बने, हमारे सामने है ना, हमारे सामने है कि मियाँ मीर का हॉस्पिटल बना, लेकिन आमिर भाई बड़ा अच्छा बता देना, अस्पताल बना, समनाबाद हॉस्पिटल बना, लेकिन उन अस्पतालों में आपको डॉक्टर्स नहीं मिलते, उधर ताले लगे हैं कमरों के बाहर। आप उन अस्पतालों को भी आप सियासत की नजर करके कुछ कर नहीं रहे। डॉक्टर आपको रोड पे मिलते हैं आजकल, सही कहा, आजकल तो बिल्कुल डॉक्टर्स आपको रोड्स पे मिलते हैं। वो जो हमने बढ़ावा दिया था इस बात को कि यंग डॉक्टर्स जो हैं उन पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा उनकी लीडर हुआ करती थी। हाँ, बिल्कुल। और उनके जलसे जुलूसों के गवर्नमेंट के खिलाफ बाकायदा तकरीर किया करती थी, और अब सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, आपने बढ़ावा दिया था तो फिर आप तक तो आएगा ही, बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो चीजें पलट कर वापस आती हैं। तो मैं इस खबर को वाइंड अप करूंगी, जिनकी जिम्मेदारी है वो पता नहीं कब नोटिस लें, और नोटिस लेके भी लोग कहते हैं नोटिस ना ही लें तो बेहतर था। खैर, थोड़ा सा खुदा का खौफ होना चाहिए, दिल में डर होना चाहिए अल्लाह ताला का कि ये चीज़ें जो आज हम किसी के लिए कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर पलट के कभी हमारी तरफ आ गई तो क्या होगा, क्योंकि बिलाशुबा आप दुनिया में जो कुछ करते हैं उसी का नेमुल बदल आपको मिलता है, उसी की चीज़ें जो आपकी तरफ भी पलट कर आती हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके कोरोना की मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि जान बचाने वाला इंजेक्शन जो है वो नापैद हो गया है, अब उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, इलाज मुआवजा किस तरह से किया जाएगा। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी अपडेट कोविड की ये है कि जी कोरोना मुसलसल जो है वो पंजे गाड़ता चला जा रहा है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जी अभी जो हम आपसे खबर डिस्कस करने वाले ये है जी कि जान बचाने वाला इंजेक्शन जो है एक्टेमरा, उसका स्टॉक ख़त्म हो गया है। महंगा होने पर हुकूमत ने ख़रीदारी बंद कर दी है। क्या ये इसका हल है? जिसने जान आमिर भाई बचानी है उसके लिए तो फिर जितनी मर्जी महंगी दवा अवेलेबल हो, लोग ऑल्टरनेट और कुछ नहीं होता खरीद लेते हैं। हाँ नहीं, लेकिन इसका हल है। आपने ना जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि इसका क्या हल है। हाँ। हल है कि इससे पहले कि आपको एक्टेमरा लगे आप वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा लें भाई। ये आपने बहुत अच्छा हाल बताया, सीरियसली। मतलब हाँ, आप उस तक जाएंगे नहीं हाँ। कि आपको एक्टेमरा की ज़रूरत पड़े। और जहाँ तक रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट तो
हर जगह पे मुनाफा ढूंढने की कोशिश कर रही है। हाँ। वो चाह रही है कि ऑरेंज ट्रेन चल रही है तो इसमें हमें इतनी सब्सिडी देनी पड़ती है, इसमें से पैसा कहाँ से निकल सकता है। गवर्नमेंट तो अभी पैसा कमाने के चक्कर में है, जब लगाने के चक्कर में आएगी। इससे पहले हमने हॉस्पिटल्स की बात की तो मैंने ये कहा था कि कितने हॉस्पिटल्स इस शहर के अंदर इस दौरे हुकूमत में, जिसको 3 साल गुजर गए, बने। कोई एक का नाम ले दे कोई बंदा। बहुत हमने सुना कि जी ये अरफा क्रीम टावर के साथ जो जगह है यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, उसके लिए बजट में फंड ही नहीं रखा गया था। तो नहीं 1 करोड़ रुपये रखा था शायद उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए। आपको पता होगा कि गंगाराम हॉस्पिटल में जो वार्ड का इफ्तिताह करना था, सीएम साहब खुद गए, डॉक्टर साहिबा खुद गई, माँ बच्चा सेहत के वाले से वो भी वहाँ कमाएंगे भी पढ़े। वही वो ये होगा नहीं। ये देखें गवर्नमेंट के पास शायद वो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं, तरजीहात नहीं है। जरूरत मतलब वो समझते हैं कि इनकी तरजीहात में सेहत शामिल ही नहीं है। वैसे तो उनकी तरजीहात में अवाम भी शामिल नहीं है। सही कहा। और ये अवाम अगर एक्टिवा से लगे बगैर मर रही है तो अवाम को अब सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें तमाम SOPs पर अमल करना चाहिए। जो गवर्नमेंट बार बार कहती है, जो कमिश्नर साहब भी कहते हैं, जो सब लोग कहते हैं कि जी मास्क पहने और एहतियात करें और वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल, आप वैक्सीनेशन कराएं। अच्छा जी, अब आपने कहा जी वैक्सीनेशन कराएं, ये पाबंदी जो है रखी गई है और DC साहब इसके लिए बाय द वे एक्टिव हो गए हैं। कल मैंने कमिश्नर साहब से भी ये चीज़ पूछी कि लोग कह रहे हैं इस पर तो ऐसा अमल दरामद नहीं हो रहा, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है। अब हमारे पास खबर ये है कि शहरियों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए गए हैं और DC साहब इसके लिए एक्शन में, नए DC साहब आए हैं और खासे अच्छे खासे एक्टिव हैं। और इसके साथ कमिश्नर भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव हैं। तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा। अभी कुछ पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो भी एक आपकी जाती राय चाहिए, ये क्या जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है बिल्कुल ठीक है? सही है, आपको तो इससे भी आगे जाना चाहिए। मैं तो पिछला प्रोग्राम जब मैंने और आप कर रहे थे तो मैंने कहा था भाई जाके तंदूरों पे और ये छोटे ढाबों पे और छोटे रेस्टोरेंट्स पे स्टाफ का भी जाके चेक करें। मैं तो ये कहता हूँ स्कूल में जो आया काम कर रही है उसका सर्टिफिकेट चेक करें, जो कैंटीन वाला है उसका सर्टिफिकेट चेक करें, जो गार्ड है उसका सर्टिफिकेट चेक करें, जो स्कूल वैन्स हैं, आप जो स्कूल जब खुलते हैं तो आप उनके बाद यहाँ पे ये करूंगी, पहले वैक्सीनेशन की फराहमी को इजी करना है, डोर स्टेप तक हमने ये सहूलत लेकर आनी है। मेरी कल रात को मेरी जाहिद चौधरी से बात हो रही थी तो मुझे कह रहा था हाजी 4.5 करोड़ अफराद को मुफ्त वैक्सीन लग चुकी है। ये जाहिद चौधरी साहब का बयान था। और मैंने उनसे कहा कि भाई इसकी डिटेल हमें लेनी चाहिए। क्या इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट ये कामयाब हो गई है वैक्सीन लगाने में और क्या लोगों को सहूलत मिल रही है? इस पर हम डेली काम भी करते हैं। कल तो हमने लाइव वहाँ से मनाजिर दिखाए, लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं, बाहर जाने वाले लोगों के लिए अवेलेबल नहीं। उनके लिए अवेलेबल, घंटों कतारों में लोग खड़े हैं। खबर भी दी है कि पहली डोज जो है वो खत्म हो गई, लेकिन आ जाती है। देखिए बाहर से आ रही है वैक्सीन, जो पाकवैक है जो हमारी अपनी बनाई हुई है उसकी भी उस तादाद में नहीं बन रही है। जब ये 31 अगस्त वाला मामला आया था, 27 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि उसके बाद जो है वो लोगों को नहीं किया जाएगा, तो रश आ गया एकदम से। तो जहाँ रश आ जाए तो फिर वहाँ ज़रा सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बताऊँ वैक्सीनेशन वाला सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो बेहतरीन है। लोगों में सिर्फ इतना हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि वो जाके चलें, लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे। मुझे इख्तलाफ ये है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पर इतना जोर दे रही है। मुझे किसी मार्केट में, किसी जगह पे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे मैं गई हूँ, मुझे SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है, जो सबसे बेस्ट चीज है। अच्छा वो तो होता है ना, उस पर आप इस तरह ना करें। मुझे हुआ जी, मैंने वैक्सीनेशन कराई थी। ना, मैं तो ये मैंने सैनोवैक लगवाई थी। मैंने तो सैनोवैक लगवाई थी। मुझे उसके बाद कोविड हुआ, लेकिन उस कोविड ने मेरी सेहत पर कोई ऐसे मनफी असरात नहीं डाले। आपने क्या एहतियात छोड़ दी थी आमिर भाई? नहीं छोड़ी ना। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम वैक्सीनेशन पर इतना जोर दे रहे हैं, हम लोगों को महफूज रखने की तरफ क्यों जोर नहीं दे रहे? बाजारों में रश है, आप समाजी फासले को नजरअंदाज कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो एक्टिव करें। उसमें बहुत सारे पहलू जो हैं वो उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चे, मुझे तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग चिंगची पे सफर नहीं करेंगे। चिंगची पे कभी देखा है तुम गाड़ी चला रही हो तो कभी तुम्हारे सामने चिंगची आए? बिल्कुल, किस तरह लोग बैठे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पायदानों पे भी बैठे हुए ऐसे ही है बिल्कुल। और जो ड्राइवर वाली बेचारे मोटरसाइकिल की सीट है उस पे भी दो बंदे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मुझे बताएं वहाँ पे क्या गवर्नमेंट कहाँ क्या करे? सही कह रहे हैं। इसके अलावा बाजार हैं, छोटे छोटे गली मोहल्ले हैं, हर शख्स के साथ एक SOP वाला नहीं लगाया जा सकता। अवाम को कुछ अपना भी शऊर होना चाहिए, उसको कुछ अपनी बचत का भी ख्याल होना चाहिए। अभी तक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कोरोना है ही नहीं,
आप पता नहीं किस दुनिया में रहते अच्छा, हैं। ये दूसरा वैक्सीनेशन का, जहां हम कहते हैं कि सभी को वैक्सीनेशन करानी है, कुछ लोग जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं उनके एक्सपीरियंस से भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। कल मैंने कमिश्नर साहब को भी कहा कि आपको ज़रूर कोई ऐसी टेलीफोन हेल्पलाइन जहाँ पे आपके डॉक्टर्स मौजूद हों, जो लोगों को वैक्सीनेशन के बाद बुखार हो रहा है या फिर कुछ सिम्टम्स हैं, उनके बारे में लोगों को रिलैक्स कर सके। ये मैं बता दूं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको बुखार होगा और उसका हल 2 गोली पैनाडोल है। यहाँ पर आपने वैक्सीनेशन किसी का एक्सपीरियंस सुना, अच्छा 2 दिन से बुखार है भाई, हम तो वैक्सीनेशन नहीं 2 दिन नहीं होता, 1 दिन के लिए बुखार होता है। और अगर पैनाडोल खा ली जाए फौरी तौर पे, आपने वैक्सीन कराई और जाके अभी इसका इश्तिहार हो जाएगा। अब मैं मेडिसिन का नाम ले रहा हूँ, मुझे उसका असल नाम जो जेनेरिक नेम है वो नहीं आता है। पैनाडोल की 2 गोलियां, आपने वैक्सीन कराई, पैनाडोल की 2 गोलियां खा ली, आपको बुखार नहीं होगा। मैंने कराई, मेरी मिसेज ने कराई, यही तरीका इख्तियार किया। हमने वैक्सीन कराई, 2 गोली पैनाडोल खा ली, ना आपको बुखार होगा, ना सर दर्द होगा, ना जिस्म टूटेगा। देखें, ये वैक्सीन है, ये बीमारी से बचाव के लिए होती है, बीमारी के लिए नहीं होती, बीमारी से बचाव के लिए है। बिल्कुल। तो जब इसमें खुद से जब तक कोरोना नहीं होएगा उस वक्त तक ये आपके एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगी। ये बिल्कुल नई साइंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। आपको हल्का सा बुखार होगा, कुछ आपके बाजू में हल्का सा दर्द होगा, तो 2 गोली अगर आप पैनाडोल की खा भी लें, बहुत महंगी भी नहीं है, आपको मिल जाती हैं बाजार से आसानी से, वो खा लें तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल जी। और अब आपने अगर कोविड से बचना है तो वैक्सीनेशन के अलावा हल कोई नहीं है। अलबत्ता ये भी हमने सूरत हाल आपके साथ डिस्कस कर दी कि अस्पतालों में भी रश बढ़ रहा है, जान बचाने वाला इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं, आपने जान बचानी है वैक्सीनेशन कराकर। और वैक्सीनेशन के साथ अगर कुछ सिम्टम्स हैं उसकी एहतियात क्या है वो भी हमने डिस्कस कर ली। लेकिन इस सब के बावजूद एहतियात ही वाहिद हल है। अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं, नहीं करा रहे, तब तो जरूर करानी चाहिए। अल्लाह पे तवक्कल वाले हैं ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, अल्लाह पे तवक्कल वाले हैं तो अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया कि ऊंट को बांध कर तवक्कल करो। ऊंट को खुला छोड़ के तवक्कल करना जो है ना वो बेवकूफ़ी है। आप कूद कर कहो कि अल्लाह मियां बचा लेगा ऊपर से, तो ये गलत है। आप अपनी एहतियात पूरी करें, आप मास्क पहने, आप लोगों से समाजी फासला जो है उसको बरकरार रखें। हमें बाजार से चीज़ें भी खरीदनी है, जाएँ दुकान पर, उससे पूछें कि भाई ये जो बच्चा मुझे सब्ज़ी दे रहा है, ये जो गोश्त बना रहा है, क्या ये वैक्सीनेटेड है, इसका सर्टिफिकेट आपने अवेजा किया है? आप पूछ लें, आप ही कमिश्नर हैं, आप ही डिप्टी कमिश्नर हैं, आप ही उस वक्त गवर्नमेंट है। बिल्कुल, आप चीज खरीद रहे हैं ना, तो आप उसके कंज्यूमर हैं, आप बायर हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, इससे कहीं ना कहीं किसी की मोटिवेशन भी बनती है। आप किसी को बताते हैं, मैं तो जाके हर दुकान पे कहता हूं भाई वैक्सीनेशन कराइए आपने, और मेडिकल स्टोर वालों ने नहीं कराई। मजे की बात ये, मैं तो हंसता हूं उन पर जाके, यार तुमने खुद मास्क नहीं पहना हुआ, तुम्हें एहसास नहीं है, तुम दवाइयों का काम करते हो, ठीक है, तेरा कारोबार चल रहा है, मजीद बढ़ रहा है इस वैक्सीन इसके दौर में, कोरोना के दौर में, लेकिन खुदा का वास्ता खुद भी मास्क पहनो और लोगों को भी हिदायत करो, फासला बरकरार रखें, लोग दूर रहें, दुकान में 2 से ज़्यादा जो है वो लोग ना जाएं। इसी तरह मैं जिस दुकान पे भी जाता हूँ मैं ये ज़रूर पूछता हूँ आपने वैक्सीनेशन कराई है? और ये चीज़ें आप बेकरी पे जाते हैं, मैं तो बेकरी वालों से भी पूछता हूँ कि भाई आपने वैक्सीन, अगर वो कहता है नहीं कराई तो मैं उसको कोई डांट नहीं रहा होता, मैं उसको कहता हूँ भाई कराओ, मैंने चीज़ लेनी है, मेरे बच्चों ने आना है, हमने खरीदारी करनी होती है, आप वैक्सीनेशन कराओ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम इस खबर को वाइंड अप कर रहे हैं और अभी अपडेट मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। 712 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। ये कोरोना की अभी अपडेट जो हमारे तक मौसूल हुई है। रेड टिकट्स इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 712 अफराद जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं और 13 जिंदगियां जो है वो कोरोना निगल चुका है। यानी 24 घंटों में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और साथ ही साथ 712 अफराद में तस्दीक हुई है कोविड की। अब आपने जी खुद एहतियात करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने साथ अपनी फैमिली को भी महफूज आप ही लोगों ने बनाना है। फिलहाल ब्रेक, जिसके बाद अगली खबर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर हमारे पास ये है जी, तरक्याती स्कीमों के लिए 1 खरब रुपए मंजूर। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का अहम इजलास हुआ है। आमिर भाई आप कह रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे तो 1 खरब रुपए मंजूर हो गए। हो नहीं रहा, अमलन नहीं हो रहा। हाँ। देखिए अब 1 खरब रुपया मैं तो आपसे कहता हूँ कि नजर आना चाहिए ना। अब अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वो नजर कैसे आएगी? वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड हो रहा होगा तब नजर आएगी। सही। अब आप लाहौर शहर के अंदर अगर होर्डिंग्स लगाएंगे कि मियाँ वाली में हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि आप हमारा पैसा जो है अपनी तशहीर के लिए आप मियाँ वाली में लगाएं जाके भाई। बिल्कुल। स्टीमर्स मैंने देखे, मैं मेन बोले वार्ड पे गया हूँ कि जी हम मियाँ वाली में हॉस्पिटल, और मियाँ वाली में हॉस्पिटल बना रहे हो तो वहाँ पे लगा दो स्टीमर जाके। लाहौर में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका बताएं ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लाहौरियों को किस जगह पे सहूलत मिलेगी।
उनको कितने हॉस्पिटल मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, उनको क्या होगा। मेरा कंसर्न तो उस शहर से है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन मेरा बनता ये है कि मेरा कंसर्न उस शहर से है जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे फैमिली के लोग रहते हैं, जहाँ उनको सहूलत मिलनी है, जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनना है, जहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सही तरीके से चल रही है। अपने इर्द गिर्द के माहौल से कंसर्न होता है और इसके ज़्यादा कंसर्न होता है, जितना करीब होते हैं उतना ज़्यादा कंसर्न होता है। तो मुझे ये कंसर्न है कि लाहौर में आप डेवलपमेंट का कितना पैसा, ये जो पैसे मंजूर होते हैं ये बजट में एलोकेट हो चुके होते हैं, या आपको भी पता है। उसके बाद कैबिनेट मंजूरी देती रहती है पैसों की, और वो पैसे जो मंसूबों तक जाते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। 3 साल गुजर गए, अब ये 4था साल जारी है, और इसमें उसके बाद इलेक्शंस की बारी है। मुझे ये बता दें कौन सी तरक्याती स्कीमों की बात की जा रही है, क्योंकि लोगों का बड़ा कंसर्न होता है कि अगर कुछ तरक्याती काम होने जा रहे हैं, कोई उनका इलाका शामिल तो नहीं है, उनके मसाइल तो हल होने नहीं जा रहे, ये मेंशन किया गया है? जी बिल्कुल है, उसमें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है। मतलब क्रीम ब्लॉक का ओवरहेड ब्रिज है, मुल्तान रोड को सिग्नल फ्री करना है, या आप दिखा रहे हैं लोगों को उम्मीदें बंधवा रहे हैं। नहीं, मैं अब बता रहा हूँ, आपने पूछा तो मैंने सुबह लोगों ने सोच लेना है, क्रीम ब्लॉक जो रहते हैं वो लोग कहेंगे कि जी हमारे इलाके में तो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, तो वो हल होने वाले हैं। मैं भी उसी इलाके में रहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो लेकिन आपको अच्छा लगा होगा वैसे? हाँ, रात में जब ट्रैफिक में फंसा था खारक पे, तो मुल्तान रोड पे, तो तकरीबन मैं और इरफान मलक 1.5 घंटा जो है उस ट्रैफिक में रहे हैं। रात जो ट्रैफिक का सिस्टम खराब था, उसके बायस हमें घर पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगे, और मैं समझता हूं कि वो वर्स्ट तरीन था। दोनों हम बैठे थे और सर पकड़े बैठे थे कि क्या करें और क्या ना करें, और फिर वो खैर वो ट्रैफिक से हम निकल भी गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए आपको फौरी इक़दाम करने हैं, ताकि आप इलेक्शन में जाए। मैं इनके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं अपने फ़ायदे की बात कम कर रहा हूँ, इनके फ़ायदे की ज़्यादा है। हमारे जो वज़ीर आला है, कर रहे हैं ऐसे अवाम को एनर्जी दे दे के, हमारे वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का फेस है पंजाब में, पूरे पंजाब में, और पंजाब का कोई भी पोर्शन है उसमें उसका फेस कौन है? हमारे बुज़दार साहब, CM साहब है। तो CM साहब को चाहिए कि खुद जो है वो दौरे करें, जहाँ डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो कितने तेज़ी से हो रहा है, क्यों रुका, इसमें लागत कितनी ज़्यादा हुई, कितने पैसे बने, इस सारा का आप नज़र आना चाहिए। तर्जमान रखने से, और इस तरह के तर्जमान के जो सिर्फ अपोजिशन पे तनकीद करना जानते हैं, आपकी कारकर्दगी बयान नहीं करते, तो फिर वज़ीर आज़म को कहना पड़ता है कि बुज़दार साहब आपका काम नज़र नहीं आ रहा। आप कर रहे होंगे, वो पता नहीं कहाँ को काफ में हो रहा होगा, हमें नज़र नहीं आता है। तो जब आप नज़र आएंगे तो आपके काम नज़र आएंगे। इसके लिए इनका ज़रा कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करने की ज़रूरत है, इस पर इमरान खान साहब को काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अभी शहर में जो तरक्याती काम चल रहे हैं उसके बाद जो लिस्ट है वो भी आपके साथ, और उसके लिए कितनी रकम मंजूर हुई है ये भी आपके साथ शेयर कर दिया है। खैर, एक और मंसूबा जिसका जिक्र कर लेते हैं, खटाई में पड़ गया। कज़ाफी स्टेडियम में बारिश के पानी को महफूज बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वासा से ताउन नहीं कर रहा, अदालत स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को मंसूबे की तकमील का हुक्म जारी करे। आमिर भाई, ये बहुत अहम मंसूबा है, और उस एरिया में पानी भी आप देखें किस तरह। ये गुलबर्ग का वो एरिया है जो कि इसके एक तरफ फिरोजपुर रोड है, हाँ जी, दूसरी तरफ मेन बुलेवार्ड है, और दोनों जो है वक्त के साथ साथ ऊंची होगी, तो ये नीची होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके लिए PCSIR जो लेबोरेटरी है उसके साथ एक ग्राउंड है, उसमें ये वाटर टैंक बनना है, और उसके ऊपर फिर दोबारा ग्राउंड बन जानी है। लेकिन वो जो पानी है उसके बाद में काबिल इस्तेमाल किया जाएगा, उसको इसी स्टेडियम की हदूद में जो पौधे हैं, दरख्त है, घास है, उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। बहुत बड़ा मनसूबा है। इस तरह के शहर में 8 मनसूबे जो हैं वो बनने हैं, लेकिन कैसे बनने हैं? जब तक आप में वो विल नहीं होगी, वो कुव्वत नहीं होगी। एकदम से 8 मंसूबे डिसाइड कर लेते हैं बनने हैं, आप 2 डिसाइड करके किसी एक को पाया तकमील तक पहुंचा देंगे। चलिए, एक पहुंच गया ना पाया तकमील तक, मैं उसको मानता हूं, सिर्फ एक पहुंच गया। हाँ। इसी तरह के मंसूबे और जगहों पे भी बनने चाहिए, और जगहों पे भी जाके जो है हम कहते हैं पानी को सेव करना है, वक्त की अहम जरूरत है, ज़ेरे ज़मीन पानी का मोड़ है, मीठा पानी है। बिल्कुल, ये वो पानी है जो कि अल्लाह की शान है कि वो हमें पानी देता है हर साल, और हम उसे बहा देते हैं गटरों में, और वो पानी महफूज किया जाता है। कनाडा जैसे शहर में जब घर डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें बारिशी पानी का सिस्टम अलग से बनाया जाता है। आपका सीवरेज के पानी का सिस्टम अलग है, आपकी छतों पे जो बारिश गिरती है उसके लिए एक अलग से पाइप है। मुझे एक दोस्त बता रहे थे, मैं कनाडा तो नहीं गया, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे घर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि बारिशी पानी जो है
वो अलग पाइप्स में जाता है और उसको फिर महफूज किया जाता है, उसको फिर काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। तो हम लोग अभी कहाँ पे हैं, हम इस तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन चले जो रोड्स में और जो ग्राउंड्स में पानी जमा होता है उनको तो हम महफूज कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि खुदारा ग्रीन बेल्ट्स रोड से नीचे बनाएं ताकि पानी उनमें जाए और उसके जरिए ये मसला तो बारहा हम उठा चुके हैं। और जितनी सोसाइटियाँ बने, जितनी नई सोसाइटियाँ बने, बड़े बड़े अच्छे सोसाइटियाँ बन रही हैं, ऐसे लगता है जैसे हम यूरोप में हैं। जब हम उनके एड देखते हैं, जाके भी देखता हूँ तो ऐसे लगता है। कई सोसाइटी ऐसे मैं गया, मुझे लगा कि ये पाकिस्तान का शायद कोई इलाका ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी डूंगी ग्राउंड्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे पानी को कोई टैंक बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो डूंगी ग्राउंड अवेलेबल हैं आमिर भाई, हम उनको भी यूटिलाइज पुराने एरिया वाले जो थे ना वो बनाते थे। वो आप समनाबाद चले जाएं आपको डूंगी ग्राउंड मिलेगी, आप इकबाल टाउन में चले जाएं आपको डूंगी ग्राउंडें मिलेंगी। मैं वही तो कह रही हूँ, हम आप सब्जाजार में चले जाएं आपको डूंगी, सब्जाजार तो आप रोज जाते हैं, बिल्कुल है ना, सब्जाजार चले जाए डूंगी ग्राउंड मिलेगी। ये जो पुरानी सोसाइटीज थी इनमें डूंगी ग्राउंड मौजूद थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं ये किसने आइडिया दिया कि रोड के दरमियान में जो आप ग्रीन बेल्ट बनाएंगे तो वो आप रोड से ऊंची बना दें 1.5 फुट, ताकि पानी उसमें ना जा सके, वो रोड पे खड़ा रहे, रोड पे ही रहे और वो फिर जाया हो, फिर जाया भी हो, फिर वो लोगों पे छींटे भी उड़े और मोटरसाइकिल सवार बेचारे जो हैं वो नमाज से भी जाएं और उनकी खवातीन के कपड़े भी गंदे बिल्कुल ऐसे ही। आपको डूंगी वो बनानी थी ताकि पानी बारिश का उसमें जाए और आपकी रोड क्लियर का काम भी कम हो जाता। जो पानी हम कहते हैं निकासी, आप नहीं निकासी, भले कौन समझाए इनको, कौन समझाए ये बात भाई, इस तरह से नहीं, इस तरह से है। हाँ, बिल्कुल अब वो पानी जेर जमीन पानी भी ठीक हो जाता, आपको ये वाटर और ये कोई साल वाला मंसूबा भी नहीं रहता। आप सोसाइटी की मंजूरी तब दें उसको, वो कितनी डूंगी ग्राउंड और कितनी जगह है आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपकी जो ग्रीन बेल्ट है वो क्या रोड साइड से नीचे है या नहीं है, ताकि पानी हमें लगाना भी कम पड़े। अब होता है कि बारिश के बाद ही पानी लगा, हमने बस सोसाइटी बन रही है, पैसे जमा करने की तरफ ध्यान रखना है, और जिस तरह से भी सोसाइटी बन गई है, कौन देखेगा, कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा, नहीं उन्होंने नहीं देखना, जेब गर्म होनी चाहिए बस। हाँ, बस पानी जा रहा है, बह रहा है, बहने दे जी। हमने अगली खबर करनी है जी, स्कूल्स, अस्पताल और मराकज़ सेहत की सोलर पर मुंतकिली का फैसला। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंसूबों पर काम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। ब्रेक के बाद आते हैं तो ये हुक्म किस हद तक इस पर अमल दरामद होगा, फायदा क्या होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और फैसला ये किया गया है कि स्कूल्स, हस्पताल, मराकज़ सेहत, इनकी जो बिजली है सोलर पर मुंतकिल की जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंसूबों पर काम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये माजी की गवर्नमेंट का मंसूबा था और तब इस पर काफ़ी हद तक काम का आगाज़ भी किया गया, कुछ चीज़ों को सोलर पर मुंतकिल भी किया गया, लेकिन आमिर भाई मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो सकता है। ला असल सा मंसूबा है और ऐसे ही इसको कहना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जो काबिल अमल है। मैंने देखा कि इसी शहर के अंदर हमने ना सिग्नल्स किए थे जी, और रोड लाइट्स को वादत रोड के ऊपर और कुछ ये गुलबर्ग के एरिया के अंदर हमने उनको भी सोलर पे किया था, लेकिन उनको हुआ क्या कि उनकी बैटरीज चोरी हो गई और आज वो बंद पड़े हैं। वो चौक यतीम खाने वाला इशारा हो या ये जोहर टाउन में शौकत खाना वाला इशारा हो, तो उस पर जो सोलर की प्लेट्स लगी थी वो बेचारी प्लेट्स वहीं पे रह गई, उनकी बैटरी शैटरी ख़त्म हो गई, चोरी हो गई, चली गई। इसी तरह ये सरकारी मनसूबा होएगा, इसमें भी बहुत सारी कमीशन का काम। गवर्नमेंट को ये बात क्यों समझ नहीं आती है कि अगर वो सोलर की अशिया पर, सोलर पे आने वाली जो चीज़ें हैं उन पर ड्यूटी ख़त्म कर दे तो हर घर पे सोलर लगा होगा, आपको फर्नेस ऑयल से 1 मेगावाट बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मुझे सस्ती मिलेगी। अभी मैं जिससे पूछता हूँ मैं कहता हूँ यार ये इतने पंखे, 4 पंखे, 1 फ्रिज, 1 टीवी लगाना है तो कितने हैं? वो कहता है जी जनाब आपको लगेगा तकरीबन 4.5 लाख रुपया। एक दफ़ा मैं अपना ही थूक निकलता हूँ और चुप कर जाता हूँ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे वो कहता है जी आपको ये 25 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे, आप जो भी लगा रहे हैं ना ये आपके 25 साल, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हाँ, मैं भाई मुझे तो फौरी तौर पे चाहिए, हमें ये चाहिए कि इनकी ड्यूटी ख़त्म करें, ये बाहर से आती है सारी चीज़ें, गवर्नमेंट को हंगामी तौर पर इसकी ड्यूटी ख़त्म करके लोगों को सस्ते दामों ये चीज़ें फराहम करनी चाहिए। हर घर वाला सोलर लगाने को तैयार है, वो आपकी बिजली के बिलों से तंग है, वो आपकी बिजली की इंटरप्शन से तंग है, वो बार बार बारिश हो तो आपके फीडर बंद होते हैं, वो उससे तंग है। जब वो उसकी अपनी बिजली बन रही होगी तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल सही। आपके यहाँ पे एक नई सनत जो है वो डेवलप कर जाएगी जो कि सोलर से रिलेटेड होगी, सिर्फ उसमें आप ड्यूटी को ख़त्म करें, उसको
इसी तरह से समझे जैसे ये हुकूमत की जान बचाने की दुआ है। जो बिजली पे हम इतना गर्दिशी कर्जा हम सुनते रहते हैं ना, बिल्कुल सही, ये सारा बिजली का है। बिजली का और फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है, LPG से LNG से बिजली बनती है, दोनों से। पानी वाली बिजली हमारे पास कम है, डैम्स हम बना नहीं पाए, कालाबाग डैम का मनसूबा वहीं का वहीं पड़ा है, वो शायद बने या ना बने। ये काम तो गवर्नमेंट के इख्तियार में है कि इसकी ड्यूटी कम करे या ख़त्म कर दें कुछ अरसे के लिए। देखें आप घर घर सोलर लगा होगा, हर हॉस्पिटल में और स्कूल में आपको सोलर लगाने की, गवर्नमेंट पर इजाफी बोझ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वही पैसा आप ड्यूटी की मद में कर देना कि जी ड्यूटी खत्म कर दी है तो उसमें इतना होगा। ये सिर्फ जमा तफरीक है। अगर आप आवाम को सहूलत देंगे तो वो इनफैक्ट गवर्नमेंट अपने आप को सहूलत दे रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप आवाम को तंग करेंगे तो गवर्नमेंट समझ जाइए बात कि वो अपने आप को तंग कर रही होती है। मैं फिर कहता हूँ अगला साल इलेक्शन का है, आपको हंगामी काम करना है और आपको समझा रहे हैं कि भाई निकलें और इस तरह के स्टेप उठाएं और कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है आवाम के लिए, छोटी छोटी चीजें हैं। आप ये सोलर वाला सस्ता कर दे, देखिए आवाम कितना खुश होगी आपसे। बिल्कुल वो ड्यूटी खत्म कर दी, मैं भी लगवा लूँ। मुझे 4 लाख वाली चीज जो है वो 1.5 लाख 2 लाख में मिल रही है, तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। वो मुझे जो 25 साल वाला ख्वाब दिखाया जा रहा है, मुझे 10 साल 8 साल में पूरे हो जाएंगे पैसे, तो मैं कहूँगा यार ठीक है, चले बिल तो कम होएगा ना मेरा, जो हज़ारों की हज़ारों रुपए की में आता है। क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा आवाम का मसला यही बना हुआ है, महंगाई, बिल, आपका गुजर बसर ही मुश्किल हो गया। तो उस पर अगर आप बिजली का, पानी का, गैस का इतने बिल मिले कि हम बिल बिला उठे। सही आपने खबर को जो है वो समरअप किया है कि वाकई लोग बिल आउट हैं। खैर, नमी और ओ लेवल तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान, 15 से 17 साल के तलबा अमरीकी स्कूलों में जो है पढ़ाई करेंगे। आमिर भाई कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, ये फैसला बस उन कुछ लोगों के लिए, उन तबका इशराफिया के लिए जो आज भी यहाँ बैठकर अमेरिका के ख्वाब देखते हैं, जिसने इस सिस्टम में रहना है। जिस बच्चे ने इस सिस्टम में उसकी ग्रोथ होनी है और इसी सिस्टम के अंदर उसने ब्यूरोक्रेसी में भी जाना है, उसने जुडिशरी में भी जाना है, उसने आर्मी में भी जाना है, पुलिस में भी जाना है, तो वहाँ कारोबार भी करना है, तो उसको यहाँ की ही तालीम देनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, यहाँ तो आपने अपने बच्चे को जो है वो बाहर भेजना है, तो वह उसको मेरे पास ना, क्योंकि मैं यहाँ पे हमारे इदारे में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए ना, हम उनको इंटर्नशिप देते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। बच्चों को उर्दू तक लिखनी नहीं आती। अच्छा। और जब पूछे उनसे तो जी मैंने ओ लेवल किया था, उसके बाद मेरा ज़हन तो नहीं बनता, लेकिन वो क्योंकि नंबर्स उतने नहीं आते हैं, ग्रेड्स उतने नहीं आते हैं, फिर आप वो ढूंढते हैं रास्ते कि आपके पास डिग्री कहाँ से आएगी। बिल्कुल। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको जो है वो लिखना भी नहीं आता, एक पैराग्राफ नहीं आप लिख पाते, और कहते हैं जी क्योंकि हमें इंग्लिश में पढ़ाया गया। तो मैंने कहा बच्चे यहाँ पे तो 100% मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उर्दू है। बिल्कुल ऐसे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ और ये कॉलेजेस और ये क्यों इस बात के पीछे हैं कि बच्चे को अंग्रेज़ी में बताया जाए कि उसने ख़बर को कैसे लिखना है, उसको उर्दू में बताएं, उसको उर्दू समझाएं, उर्दू लिखवाएं उससे, ताकि उसको ये मैं अपने उन टीचर्स के लिए भी कह रहा हूँ जो कि यूनिवर्सिटीज़ में हैं, खुदारा इससे जान छुड़ाएं। ये यकसान साहब वाला मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चले इससे कम से कम उर्दू का फ़रोग होगा, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले दबे पड़े हैं उर्दू के हवाले से, उनको लागू किया जाएगा। वो अभी तक वो मुझे नज़र नहीं आता। और मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जो हमारी यंग लॉट आ रही है, उन बेचारों को अल्फाज लिखने नहीं आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अलिफ मद्दा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ माँ। अब मुझे ये बताओ ये क्या लिखा हो? ये उसने अल्लामा इकबाल लिखा। अच्छा। मेरे पास बच्चा आया, उसको अल्लामा इकबाल, उसने 2 नुक्तों वाला काफ जो है, जिसको हम बड़ा काफ कहते हैं, वो लिखने की बजाय डंडे वाला काफ जो कि छोटा काफ कहलाता है, उस पे इकबाल लिखा हुआ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं। और वो आया कहाँ पे है? उस मीडिया में, उस मीडिया की तालीम हासिल करके आया है जहाँ पे उसको आगे चलना है। और मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, अगर कहेंगे तो मैं आपको वो दिखा, लेकिन चले चढ़े बच्चे का क्यों करना? असल में तो हमारे ना वालिदैन को पता है कि हमारे बच्चों ने क्या बनना है, ना साजा को पता है, ना बच्चों बेचारों को, उनको कैसे पता है? वो तो बच्चे हैं। बिल्कुल सही। उनको तो कहा जाता है रट्टा लगाओ अंग्रेजी का और आप कामयाब हो। नहीं, लेकिन आमिर भाई आप बच्चे भी नहीं कह सकते। जो आपका दौरान स्टडी के दौरान आपका जो सेशन चल रहा है, आपको अब पहले तो बहुत क्लियर कर लेना चाहिए अपने आप को कि आपने आगे किस फील्ड में जाना, उसके मुताबिक ही आपको चीजें। मैं आपको पता है यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है, बिल्कुल ऐसे अंग्रेजी में पढ़ा रही है, और बच्चे ने जाना उर्दू मीडियम में है। उर्दू मीडियम है ना, आपका चैनल उर्दू में है, आप सारे चैनल उठा के देख लें,
मुझे अंग्रेजी का चैनल दिखाएं और पाकिस्तान फिर के अंदर। उर्दू के बगैर तो, अच्छी उर्दू के बगैर तो गुजारा बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है जी इस चीज़ को। अच्छा जी, टाइम कम है। 5 महकमों के सेक्रेटरी, 5 महकमे जो सेक्रेटरीज के बगैर चलने लगे हैं, इंतजामी अमूर मुतासर होने लगे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग, एनर्जी, लेबर, इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी कानून की सीट खाली पड़ी है। ज़रूरत नहीं है आमिर भाई यहाँ पर? ज़रूरत है, और ब्यूरोक्रेसी भी एक मसला है। गवर्नमेंट बार बार कहती है कि ब्यूरोक्रेसी हमें चलने नहीं देती है। जब आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं चलने देंगे, आप इस तरह से 5 महकमे खाली पड़े होंगे, बिल्कुल सही। तो मुझे बताएं कि फिर ये इन महकमों में जिनके आपने नाम लिए, मुझे बताएं कि इन महकमों में कितना काम हो रहा है बगैर सेक्रेटरी के? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रुके पड़े होंगे ना काम, होंगे सारे, कोई आप उस पूछने पर वाला तवज्जो नहीं देते हैं। अब देखिए, वो मैं कहता हूँ सिस्टम को डेवलप करने में तवज्जो दें। आप निकले, आप बुज़दार साहब बाहर, और ये जो तर्जमानों की चक्कर में आप पड़े हैं कि ये आपको प्रमोट करें, ये नहीं करेंगे, आपको अवाम प्रमोट करेगी, आपको अवाम अगले इलेक्शन में। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो इंतजामी अमूर है, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये मुतासर होते रहें, ये सीटें खाली पड़ी रहें, इससे किसी सिस्टम में कोई बिगाड़ नहीं आता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशुमार बिगाड़ आता है। आपको पता है डॉक्टर्स की कितनी सीट्स खाली हुई, बिल्कुल आपने सही कहा। टीचर्स की कितनी सीट्स खाली हैं, जिन पे कोई भर्ती नहीं है। आप लोगों को देखिए, लोगों को काम पे लगाएं, लोगों को दें रोजगार, आप लोगों को सहूलतें दें, तो आपके लिए सहूलत है। मैं तो बार बार आज के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है ये 5वीं 6वीं मरतबा कह रहा हूँ कि आप लोगों को सहूलत दें, आपकी सहूलत है। आप याद दिला रहे हैं बार बार। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब नजर आता है कि अब इलेक्शन ईयर्स जो है वो शुरू होने वाला है। ये 4था साल है, और उसके बाद बुज़दार साहब को पंजाब को लीड करके लेके जाना है पीटीआई को, तो उनको खुदारा ख्याल करना चाहिए, और उनको अब इस चुंगल से निकलना चाहिए। वो बाहर निकलें, किसी को पकड़ें, किसी को बिठाएं, किसी को जॉब दें, किसी को जॉब से निकालें। ब्लेम गेम से बाहर निकल जाए ना, माजी की हुकूमत पर सब चीजें डालने से। हाँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बुज़दार साहब नहीं है। हाँ। वो बात भी करते हैं तो अदब के दायरे में रहकर माजी की हुकूमतों की बात करते हैं, लेकिन उनके जो तर्जमान हैं वो जरा सा जो है वो कसर पूरी कर देते हैं, नहीं, ट्रैक से हटते हैं। वो बजाय इसके कि बुज़दार साहब को प्रमोट करें, इमरान खान साहब को भी काम नहीं दिखा पाते। हाँ। तो वो आवाम को क्या दिखाएंगे? लेकिन वो साबिक हुकूमत और उसके, वही तो कह रही हूँ, अब इससे बाहर निकले। आमिर भाई वक्त कम है, लेकिन जाते जाते जो आमिर भाई ने आज बहुत जोर दिया, 1 साल रह गया, गौर करना है, फिक्र करना है, और अपने लिए कुछ प्लान करना है। थैंक यू सो मच आमिर भाई। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं हालिया बारिशों के जो असरात हो रहे हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, नकासी आपके इंतजाम, कल होने वाली स्पेशली बारिश, जिसके बाद हमने देखा जी मुख्तलिफ इलाकों में हर जानिब जो है वो जलथा लेक होने से पानी ही पानी था, और नकासी आपके लिए क्या प्लानिंग थी? लोग तो शिकायत ये करते रहे कि जी उनके इलाकों से नकासी आपके लिए जल्दी जो है वो इंतजाम नहीं किए जाते। तो हम वासा की तरफ से ये सुनते हैं कि जी जैसे ही मानसून सीज़न शुरू हो रहा है उससे पहले कितनी देर तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। फिर इसके बाद हमने आज एक खबर डिस्कस की कि किस तरह से पानी को महफूज बनाने के लिए जो मंसूबा था उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया, खटाई में पड़ गया। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को हमने बचाना है, इसके लिए क्या क्या इकदाम करने हैं, और कुछ शहर के सीवरेज मसाइल भी लोगों के लिए वबाले जान बने हैं। ये तमाम इशूज़ हम डिस्कस करेंगे। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, मानसून बारिशें हैं और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश शहर में होती है, कहीं नहीं होती है, और कल वाली बारिश तो जिस तरह हमने देखा कि एकदम से बारिश हुई और अच्छी खासी मूसलाधार बारिश हुई। कैसे इंतजाम थे कल, आपने ओवरऑल कैसे देखे? देखिए, बारिश जब होती है तो पानी तो खड़ा होता है, क्योंकि कल 10 मिनट में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। अगर सिस्टम का फॉल होने का अंदाज़ा लगाए ना हम, तो ये है कि पानी निकलना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारा सीवरेज सिस्टम जो है वो 25 मिलीमीटर पे डिज़ाइंड है लाहौर पूरे का। अगर 1 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी तो पानी तो खड़ा होगा। कल जो बारिश हुई है वो 10 मिनट में 100 मिलीमीटर बारिश हुई और पानी खड़ा हुआ, लेकिन आपने देखा कि सिस्टम काम कर रहा था और तकरीबन 1 घंटे में पूरे लाहौर से पानी जो है वो निकल गया। ठीक, तो सिस्टम जो है वो काम कर रहा था। ये आपका दावा कि 1 घंटे में पूरे लाहौर से
ये थोड़ा सा जो है ना वो आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। नहीं, हमारी जो इतला होती है वो कोई ऑथेंटिक इतलात होती है, ऐसी नहीं होती। सर हम भी ऑथेंटिक इतला देते हैं, जगह पे पहुंच के दिखाते हैं। अब मेरे आप ट्विटर को फॉलो करें, उस पर कितनी पाउंडिंग हुई है, कितनी बारिश हुई है और कितने टाइम में निकला है, आफ्टर एंड बिफोर की पिक्चर साथ लगी होंगी, आपको नज़र आएंगी। उसमें टाइम लिखा होगा कि जी इतने बजे ये पाउंडिंग थी, 2 सर हमने भी हर घंटे में रिपोर्ट किया, हमारे भी रिपोर्टर कैमरा लेके वहाँ पर अगर किसी जगह पे अगर रह गया तो मैं इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता, तो मैंने इसीलिए कहा है कि सिर्फ आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी है 1 घंटे में क्या नहीं। हम देखें, हमारा तो हर जगह पे सिस्टम मौजूद है, आपके भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन कैमरा मैन आपका मैंने कल देखा है कि एक जगह पे जब बारिश हो रही है वो पिक्चर बना के या फुटेज बना के वो चला जाता है, और ये भी देखा गया कि वो रात को तक वो फुटेज चलती रही है। सड़क जो है वो खुश्क होगी हुई है, लेकिन फुटेज वो चलती रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, रात तक तो सड़क ऐसी कोई नहीं थी जो खुश्क हुई हो। हम खुद भी बाहर फिरते हैं, चीजें विजिट करते हैं, तो अभी आप बाहर अपने स्टूडियो के बाहर जाके देखें, आज तक आप कह लें कि इतने टाइम तक कह लें तो वो माना जा सकता है। लेकिन ये है कि कल की बारिश जो है वो 1 घंटे में हमारी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से निकल गई थी। सही, ठीक है। अगर किसी में रह गई है तो हो सकता है कोई कमी कोताही होगी है, हम कोई अकेले कौन तो नहीं है। आप लोगों के पास इनफ मशीनरी, इनफ कैपेसिटी मौजूद है? हमने तो ये सुन रखा था शक्कर मशीनें जो हैं वो भी जवाब दे चुकी हैं, अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो जाए तो वो मशीनें हमने खुद भी देखा वहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो पानी सक कर सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, ये आउटसोर्स कर दी गई हुई है सारी मशीनरी की रिपेयर, और मशीनरी की जो रिपेयर होती है उसके लिए हमने टाइम लिमिट दी हुई है। उसके बाद जिस कंपनी से हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उसको जुर्माने पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो ये पुरानी बातें हैं कि जी मशीनरी ख़राब पड़ी है, हमने हर एक मशीनरी के ठीक होने का टाइम इन राइटिंग रखा हुआ है। उससे अगर कोई बाहर जाता है तो सिस्टम में आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इनफ मैन पावर भी मौजूद है आपके पास। हमारे पास इनफ मैन पावर है, इनफ मशीनरी है। पहले मशीनरी जो थी काफ़ी ज़्यादा जो जंक यार्ड में हमारी पड़ी हुई थी, हमने उसको निकाल के रिपेयर किया है। ये बात ठीक है कि हमने कोई नई मशीनरी हमारी गवर्नमेंट के दौरान ज़्यादा नहीं खरीदी, लेकिन हमने जो मशीनरी जंक यार्ड में पड़ी हुई थी उसको वाइबल किया है और उसी को यूटिलाइज किया। सही, एक तरह से जो है कार्रवाई की गई और हैंड ग्रेनेड को इस वक्त नाकारा बनाया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हालिया बारिशों की हम जो है वो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नकासी आपकी क्या सूरत हाल होती है, किस तरह से मुमकिन बनाया जाता है। शेख इम्तियाज साहब, शहर के कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है? तमाम कैपेसिटी आपने कहा मौजूद है, मैन पावर आपके पास इनफ मौजूद है, इसके बावजूद कुछ मकामात शहर के ऐसे हैं जो आपके लिए चैलेंज हैं या नहीं? जी बिल्कुल। लाहौर के को 30 पॉइंट थे जब हमारी गवर्नमेंट आई जो चैलेंजिंग थे, जो प्याला पॉइंट थे, सोर पॉइंट जिसको हम कहते हैं, उनमें से 10 को हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लगा के उसको हल कर लिया। एक पॉइंट जो है उस पर हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, सॉरी जो सरफेस वाटर स्टोरेज का जो ना वो लगाया हमने। 3 पॉइंट अभी इस वक्त एज वी स्पीक वहाँ पे काम हो रहा है। शेरावाला गेट में बहुत एक पॉइंट था, वहाँ पे हो रहा है, और दूसरा जो है कश्मीर रोड था अलहमरा के बाहर, वहाँ पे हमारा काम हो रहा है। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम एक बहुत बड़ा चैलेंज था जहाँ पे बहुत पानी खड़ा होता था, वहाँ पे काम हो रहा है। इसके अलावा 11 और पॉइंट हैं जिन पे अच्छा, आपने जिन तीनों पॉइंट का जिक्र किया, ये शहर के वो पॉइंट हैं जो वाकई वबाले जान बन जाते हैं, यहाँ से जल्दी तो नकासी मुमकिन होती नहीं। तो आपको क्या लगता है ये बिल्कुल राइट टाइम है यहाँ पर काम करने का? वो जो मॉनसून से पहले तैयारियां कहा जाते हैं, ये उनका हिस्सा नहीं है? नहीं, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू गुजर के उन्होंने शुरू होना होता है। हमारा ये जो पहला प्रोजेक्ट था वो पिछली मॉनसून शुरू हुआ था, 1 साल का प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हो गया हुआ है। आप कभी वहाँ पे चक्कर लगाएं, अब लोग वहाँ पे टेनिस खेलते हैं, और जब बारिश होती है आपको पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे एक कतरा भी पानी जो है माशाल्लाह से वहाँ में खड़ा नहीं होता। अब दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी शुरू हैं, उन किसी की कोई आधा कंप्लीट हो गया है, कोई क्वार्टर कंप्लीट हो गया है, एक ने शुरू होना है।
तो ये नेक्स्ट मानसून तक जो है ये कंप्लीट होंगे। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। शहर के सीवरेज मसाइल की तरफ मैं आना चाहूंगी, क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात हैं जो शहर में सीवरेज मसाइल दूर दराज इलाकों में, क्या तरजीहात नहीं है? तरजीहात नहीं थी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि माजी में ऐसे ऐसी काम किए गए हैं, जैसे हम मुल्तान रोड ले लें, इसमें ये जो मेट्रो ट्रेन चल रही है इसके नीचे सीवरेज लाइन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, इसका ड्रेन ना होने के बराबर है। यानी माजी में किया ये जाता रहा है कि जो दिखाने की चीज़ें हैं वो कर ली जाती हैं और जो दिखाने की चीज़ों को बचाने की चीज़ें हैं वो नहीं की जाती। अगर आप पानी वहाँ पे खड़ा रहेगा तो जाहिर है कि ये भी चीज़ें जो है वो ज़्यादा देर पर नहीं होंगी। तो हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही है कि हम सीवरेज सिस्टम को पहले ठीक करें अपने इस पूरे लाहौर का, और उसके बाद सड़कों पे तवज्जो दें। लोग हमें कहते भी हैं कि जी काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, हर जगह खुदाई हुई रही है, इसलिए कि हमारी जो तरजीहात हैं उसमें सीवरेज और साफ़ पानी पहली हमारी तरजीहात है, उसके बाद हम सड़कें उस पर बनाएंगे। माजी की हुकूमतें पहले सड़कें बनाती थी और फिर उनको आता था ख्याल कि यहाँ सीवरेज का मसला है और फिर उसको तोड़ देती थी, जैसे कि मुल्तान रोडी, मेरा ख्याल है आपने देखा होगा 10 साल। अच्छा, आपने कहा तरजीहात है, लेकिन बहुत सारे लोग शादरा के अभी भी बिल बिलाते नजर आ रहे हैं कि इतनी बोसीदा पाइपलाइन, अगर तरजीहात है तो उनको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए वो क्या शहर का हिस्सा नहीं? नहीं, बिल्कुल शहर का हिस्सा है। और आप अगर वहाँ पे एक सर्वे करें कि माजी से उनको बेहतर सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, लेकिन 5000 किलोमीटर की सीवरेज लाइन है, 5000 किलोमीटर की ही वाटर सप्लाई लाइन है, इसको ओवरनाइट नहीं चेंज किया जा सकता, इसको चेंज करने में टाइम लगेगा। सही। हमारे मुख्तलिफ दुनिया इसकी एक कंसल्टेंसी और एक मास्टर प्लान जो है वो हमने बना दिया है। वासा का हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक मास्टर प्लान बना है। सही। और उस मास्टर प्लान पे अमल दरामद भी शुरू हो गया। एक और बहुत अहम चीज़ पूछ रही है, मेरे पास वक्त कम है, ज़ेरे ज़मीन पानी को महफूज करने के लिए काम शुरू हुआ, उसको अब मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर क्या किया जाए? देखिए मेरा ख्याल है कि लाहौर की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी गवर्नमेंट में कि किया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने है, पानी को सस्टेन कर दिया। जो 1 मीटर पर साल वो नीचे जा रहा था, और माजी की गवर्नमेंट ने जो इस पानी को इस तरह बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया कि दुश्मन भी नहीं करेंगे कि अपने शेख इम्तियाज़ साहब, माजी की गवर्नमेंट ने क्या किया वो छोड़ दें, आगे जो वासा प्लान करने जा रहा है वो सिर्फ पहली बात तो ये तो आपने खुद बता दिया कि हमने सस्टेन तो उसको कर दिया है अल्लाह के फजल से, ठीक है। अब इसको वापस लेके आना है। वो जो हमने सिलसिले शुरू किए थे कि ये पानी, बारिश के पानी को सेव करना, और उसके बाद जो हमारा सरफेस वाटर है उसको हम इस्तेमाल करें बजाय इसके कि उस पर भी काम जारी है। फिर हमने वाटर जो कंजर्वेशन है उस पर काम हमारा जारी है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो रुका हो। जैसे मसाजिद के किनारे हमने जो है जितने भी थे वो वाटर रिजर्वायर बनाए और उसको हमने हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। जो गोल्फ कोर्सेज थे जिसमें इतना पानी शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों बंद पड़े हैं, टूटियां गायब हो गई हैं, बाहर कूड़े के ढेर लगे हैं? देखें, वासा का एक भी जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो आपको इस तरह का नजर नहीं आएगा। अच्छा, हमारा स्काडा सिस्टम, जी मैं हमारा स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। एक कमरे के साथ में हमारे हर ट्यूबवेल की रिपोर्ट जो है एक टीवी से हम मॉनिटर करते हैं। वो जो आप कह रही हैं वो लोकल गवर्नमेंट के हैं वो, और उनको भी अब लोकल गवर्नमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं? लोकल गवर्नमेंट से अभी हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी जो हमारी नई अथॉरिटी बनी है अब पाक, उसके हवाले किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह उनमें भी आपको अब चलें जी, हम लोगों के मसाइल। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँ कि ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, मेरे ख्याल से ये फिल्ट्रेशन प्लांट एक ऐसे ही है कि जैसे हम पुराने ज़माने में हमारी ख़वातीन या जेंट्स एक कुएं से पानी भरने जाते थे, अब कूलर लेके उसको भरने जाते हैं, बोतल लेने जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट इससे आगे जा रही है और इंशाल्लाह अगले चलें जी, विश यू गुड लक। गवर्नमेंट आगे जा रही है तो मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट को आगे जाना चाहिए। वक्त भी ऐसा ही है कि जितनी लोगों की सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ होगी उतना ही आने वाला वक्त जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बहुत बड़ा इशू जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, कुछ मौसम की तब्दीली के असरात हैं।
के इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके कोविड टेस्ट जो हैं वो उन्होंने कराए, क्योंकि हमारे ऑफिस में ये सहूलत मौजूद होती है कि जब भी किसी को सिम्टम्स हों तो उन्हें वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि जी वो टेस्ट की सहूलत यहाँ पर अवेलेबल है, वो टेस्ट करवा सकते हैं और उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाता है। अच्छा जी, टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन जो अलामात हम देख रहे हैं उसको कोविड से भी रिलेट किया जाता है, तो लोग परेशान होकर रह जाते हैं। अब हर सीज़न में हम देखते थे जब कभी भी मौसम तब्दील होता था तो लोगों को नज़ला भी होता था, ज़ुकाम भी होता था, बुखार भी होता था, जिस्म में दर्द की अलामात भी रहती थी, लेकिन अब कोविड की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर, ये हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है इससे मुतासर हो रहे हैं, अद्वियात ले रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ये जो फ्लू है ये कुछ दिन रहता है और उसके बाद ही ठीक होता है, चाहे आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें। हर्बल तरीका इलाज इसका क्या मौजूद है? वो लोग जो कि दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं और उनके साथ ये मसला रहता भी है, कुछ मौसम की तब्दीली हो तब भी उनके साथ ये इशू हो जाता है, तो सेफ़ क्योंकि कहा जाता है हर्बल तरीका इलाज को, तो हर्बल तरीका इलाज इसका क्या है? सीजनल जो नज़ला ज़ुकाम बुखार है इससे कैसे बचा जा सकता है? सोशल मीडिया की तरफ लोग जो है बड़ी टिप्स लेते हैं और समटाइम उसका फ़ायदा भी एज सच नहीं होता। तो हमारे साथ हर्बलिस्ट डॉक्टर मासूमा मौजूद हैं, उनसे ये हम तमाम चीज़ें जानेंगे, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो लोग ठीक नहीं है उनकी वजह से आज हमने आपको बुलाया है। अच्छा जी, नज़ला ज़ुकाम बुखार हर सीज़न में होता था, मैंने जैसे कि बताया, आप कोविड की वजह से लोग बड़े परेशान हैं कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, वो तो परेशान होते हैं, इर्द गिर्द हम जैसे जो लोग बैठे होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, भाई थोड़ा सा साइड पे होके बैठो। तो मुझे बताइएगा, ये जो सीजनल फ्लू है हर्बल तरीका इलाज में, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, इसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी रेजिंग प्रोडक्ट्स आपकी ज़िंदगी में शामिल होने चाहिए। कोरोना ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, मैं हर दफ़ा कहती हूँ इम्यूनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ आपने इम्यूनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक तो इलाज है ना कि जो आपको एक्यूट सिम्टम्स के ऊपर है, एक इलाज है जो आप पहले से करते हो ताकि आप उसमें फंसो ही ना। हमारी चीज़ है कि हम पहले से कुछ नहीं करते, हम पहले से कुछ करने के आदी नहीं है, लेकिन अब बहुत हद तक चीज़ें चेंज हो गई हैं इन 2 साल में। काफ़ी हद तक लोग विटामिन्स भी ले रहे हैं, यखनियाँ भी पी रहे हैं और अपना प्रोटेक्टिव एलिमेंट सारे कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम ज़ुकाम पे बात कर लेते हैं। ज़रूर, ठीक है। ज़ुकाम में ये है कि हर घर में एक पाउडर मैं बताऊंगी वो लाजमी होना चाहिए। अच्छा। और वो है कच्चे अमरूद का पाउडर। अच्छा। कच्चा अमरूद लेना है जो बिल्कुल कच्चा हो, बिल्कुल ताज़ा कच्चा ग्रीन, उसके ऊपर की जो ग्रीन कलर है ना उसको पील ऑफ कर लेना है। ठीक है। ठीक है। पील ऑफ करके इसको बिरियां करना। बिरियां मतलब कि विदाउट ऑयल किसी भी कढ़ाई में उसको जला लीजिए। ठीक है। अच्छी तरह से जला लेंगे, उसके बाद अखबार पे रख के उसको सुखा के रख लीजिए। एक साइड पे जब आप सुखा के रख लेंगे, उसको ठंडा होने देंगे तो वो क्रिस्पी सा हो जाएगा। अच्छा। उसको ग्राइंड करके रख लीजिए। ठीक है। जब भी किसी को नज़ला ज़ुकाम हो, पहले ज़ुकाम, अब क्योंकि हम कोविड की वजह से ये नहीं कह सकते कि जस्ट वेट फॉर 3 डेज़ उसके बाद इलाज शुरू करें, ऐसा कुछ ना करें। आपको जब, वरना रिकमेंडेड नज़ले के लिए ये है कि 3 दिन आप उसका इलाज नहीं करें। अच्छा। जस्ट टेक स्टीम। स्टीम किस चीज़ की? क्लोव 5 अदद, 2 से 3 पत्ते सफ़ेदे के, हर जगह लगा होता है। आप सिर्फ नेचर पे गौर करना शुरू कर दो ना, सफ़ेदा क्या करता है, सेम को किसी गीली जगह पे से उसकी सारी गीलापन ख़त्म कर देता है। इसी तरह सफ़ेदे के पत्तों की स्टीम लेने से बलगम है या ज़ुकाम है वो दोनों ही ठीक हो जाते हैं। तो शुरू में आप स्टीम लो, उसके बाद वो जो अमरूद का पाउडर आपने बनाया है, शहद के साथ उसको 1/2 टीस्पून सुबह शाम लेने लग जाएं तो नज़ले को बहुत जल्दी। और ये हर एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव है? ये हर एज ग्रुप, और इसको कोई ये भी नहीं है कि जी अमरूद है इसको बच्चों को कितना देना है, बड़ों को कितना देना है। 1/2 टीस्पून कोई भी ले ले सुबह शाम। ठीक है। इवन के जो इन्फेंट्स हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, उनको भी आप ये दे सकते हो पाउडर। अच्छा। और वो किस तरह 6 माह के बाद के, 6 माह से पहले कोई तजर्बा नहीं करना, उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओ। 6 माह के बाद अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम होता है तो छोटा 2 चुटकी उसको पकड़ के अमरूद का पाउडर जो है उसके साथ खिला दें, शहद के साथ। स्टीम मैंने आपको बता दी, ये स्टीम कफ में भी काम आती है, फ्लू में भी काम आती है और कोरोना के लिए भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप किसी एक और चीज सफेदा और दूसरा आपने क्या चीज नाम दिया था? लौंग। लौंग 5 अदद लौंग, 4 से 5 पत्ते सफेदे के। अगर आपको एसेंशियल ऑयल मिल जाता है यूकलिप्टस का तो 2 कतरे वो डाल लें, वरना नेचुरल चीज़ों के ऊपर जाएं। कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ढूंढते फिरो कि अब हमने कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। पत्ते आपके पास ड्राइड पड़े होने चाहिए घर में। तो सफ़ेदा आप जहाँ भी नज़र आए
घरों में माली हैं तो उनको कहेंगे वो आपको ला के दे दें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये खाली एक्यूट सिम्टम में नहीं, ये प्रिवेंशन के लिए भी काम आती है। अच्छा। जैसे हम सब हैं, हम वर्किंग वुमेन हैं, आदमी हैं, काम कर रहे हैं, आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, हाँ। तो रात को घर जाके एक दफ़ा स्टीम ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपका ओवरऑल जो है ना अपने आप को Better कवर feel दे करेंगे, दें। ठीक आप है। अपने आप को कवर देते हैं, कोई जरासीम जाता भी है फ्लू का तो वो आपका वैसे ही पहले दिन ही आप दे दोगे तो दूसरे दिन वो एग्रीवेट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये प्रिवेंशन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो ये फ्लू के लिए हो गया। अब ये आ फ्लू के जाएगी लिए। गला खराब भी बहुत लोगों गला खराब के लिए, अच्छा गला खराब के लिए अगर तो खांसी है और खांसी नहीं रुक रही, जो कि पोस्ट कोविड सिम्टम में भी आ रहा है कि कोविड नेगेटिव हो जाता है जब, उसके बाद भी 2-2 महीने लोग कॉफिंग कर रहे हैं, उस कॉफ के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कन्वेंशनल मेडिसिन में आप बस सिरप्स ले रहे हो और वो नहीं जा रही है। सबसे बेहतरीन इलाज शहद, हल्दी और काली मिर्च है। जबरदस्त। ठीक है, 1 टीस्पून शहद के अंदर 1 चुटकी काली मिर्च और हल्दी डाल के सुबह शाम लेने लग जाए, एक रेगुलर बेसिस पे 4 से 5, 6, 7 दिन लेंगे, वो आपको सेटल डाउन होने लग जाएगा गर्म पानी के साथ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग पेपर पेंसिल पकड़ लें तो मैं कुछ हर्ब्स आप लोगों को बता दूं। जी ज़रूर। उसमें है खत्मी, ये जो मैं आमतौर पे अपने जो मेरा पर्सनल चैनल है उसके ऊपर भी ये रेसिपी मैं रखती हूँ उसको। खत्मी, खबाजी, उनाब, मुनक्का, ये आपने लेना है। फिर दोबारा बोलूँगी, खत्मी ½ टीस्पून, खबाजी ½ टीस्पून, उनाब जो है वो 6 से 7 ले लें उनाब। ठीक है। उसके बाद मुनक्का 2 से 3 अदद, इसके साथ मुलट्ठी की 1 स्टिक, पुदीने के 10 पत्ते। ये 6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इसको आप 2 कप पानी में डालें, इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए। ठीक है। ये वो कहवा है जो हर तरह की खांसी और बलगम में बहुत अच्छा काम करता है। ज़बरदस्त। ये हम अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देंगे, जिन लोगों से अभी मिस हो गया है वो सिटी 42 के पेज से, यूट्यूब से ये चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो बंद जुशांदे आप पीते हैं, डिफरेंट जड़ी बूटियों के आपको खुले मिलते हैं, उनसे मेरे ख्याल से काफ़ी देखो ऑलमोस्ट रेसिपी उसी जुशांदे की मैंने आपको खुल के बता दी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्राई कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को खुद घर पे लाके करो। वैसे तो इजी टू चीज़, हर चीज़ मिल ही रही है, सारे प्रोडक्ट्स ही अच्छे हैं, लेकिन खुद से भी थोड़ी सी मेहनत कर लें और ज़्यादा बेहतर है। अपने लिए मेहनत नहीं करनी तो किसके लिए करनी है। सो ये खांसी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको हम हमेशा इसको, अच्छा मैं अपने कोविड 2 साल हो गए, आई हैव बिन डीलिंग विद कोविड पेशेंट्स। आपको पता है कोविड ने हमें हर्ब्स की तरफ बहुत ज़्यादा ले आए। बिल्कुल। चाइना ने कोविड को सिर्फ और सिर्फ जो कह लें कंट्रोल किया है वो थ्रू TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन किया है। बिल्कुल ऐसे। चाइना निकल आया उसमें से, हम लोग अभी वहीं पे फंसे हुए। बिल्कुल। तो इट्स जस्ट कि आप हर्ब्स की तरफ आएँ और इन चीज़ों को इस्तेमाल, और रेगुलर बेसिस पे। ये वही कावा है जो आम इसको इम्यूनिटी बूस्टर कावा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उनाब है, उसमें विटामिन C है बहुत ज़्यादा, खत्मी खबाजी है, वो आपके लंग्स को टॉनिफाई करता है। तो आप अगर खांसी नहीं भी है तो भी आप अगर इसको डेली पी लें। फिर लोगों का सवाल होता है ये गर्म तो नहीं है। हाँ, मैं आपसे ये पूछने वाली थी, इस तरह की चीज में सबसे पहले ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो आ जाते हैं। देखो जो गर्म चीज़ है ना वो क्या होती है, क्लोव और सिनेमन, ये वो 2 चीज़ें जो इंस्टेंटली ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। ठीक है। उनको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो मैंने नुस्खा दिया है ये कह लें कि यूनिवर्सल नुस्खा है, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी कर सकता है, हार्ट पेशेंट भी कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको तंग करेगी। बिल्कुल। अच्छा, इसका इस्तेमाल दिन में कितनी दफ़ा करना है और इसका तरीक़ेकार क्या है? हम जो शांदा बना के रख लेते हैं, पूरा दिन पड़ा रहता है और उसको गर्म कर करके इस्तेमाल करे जाते हैं। इसको आपको इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप ताज़ा बनाओ, उसी वक्त पियो। ठीक है, और दिन में 2 दफ़ा वो लोग जिनको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे वो लोग कि जिनको खांसी, जुकाम, बुखार या कोविड ही है, वो सुबह शाम लेंगे तो ये बाकी मेडिकेशन के साथ उनके लंग्स की सैचुरेशन को बहुत जल्दी बेहतर करेगा। ठीक है। और आम इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए लेना है तो दिन में 1 बार या हफ्ते में 3 से 4 बार ले लें तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सही। कुछ लोगों को एलर्जी इशू होता है कि अगर आप एयर कंडीशन से उठे हैं, मुसलसल आपको छींकें आ रही हैं और आपको ऐसे फील होता है फॉर द टाइम बीइंग कि आपको ना नज़ला की शिकायत हो रही है, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाता है 1-2 घंटे बाद जब आप थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लेते हैं, फ्रेश होते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह होती है और इसके लिए कोई केयर आप बताना बिल्कुल। इसमें यह है कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन कपल ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। जब भी आपका नाक, इसकी ओपनिंग इज नेजल कैविटी। ठीक है। जब भी आपका नाक से रिलेटेड कोई साइनसाइटिस है, कुछ है, तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। अच्छा। पहली चीज़।
ठीक है। हम सिर्फ लोकलाइज चीज़ की तरफ देखने के आदी हैं, बिकॉज हमारा ये वे ऑफ ट्रीटमेंट हो गया ना कि सर दर्द है तो बस सर दर्द का ही सोचना है, ज़ुकाम है तो ज़ुकाम का ही सोचना है, एलर्जी, जब भी कोई स्किन एलर्जीज़ हैं या साइनस के से रिलेटेड कोई नेज़ल एलर्जीज़ हैं, आपको हमेशा अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का पहले ख्याल रखना है। सही। एक चीज़ तो ये याद रखें। फिर अगर ऐसा है तो लौंग के साथ चाय पी लिया करें। अच्छा। ऐसे लोगों को जो सर्दी में, खासतौर पे जिनको सिम्टम है ना सर्दियों में जल्दी, जिनको सर्दी जल्दी लगती है, एसी बर्दाश्त नहीं होता, वो अपनी चाय में एक लौंग डालना शुरू कर दें। कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें। आपने सिर्फ अपने बॉडी का सीजन चेंज करना है। आपकी सीजन अगर कोल्ड सिंड्रोम की तरफ जा रहा है तो उसको एक लौंग से आप बेहतर कर सकते हैं। लौंग में अल्लाह ने नेचुरली स्टीरॉइड्स दिए हैं, इसीलिए उसकी स्टीम भी लेते हैं। प्रेडनिसोलोन की 2 टैबलेट्स और एक लौंग एक बराबर आपको स्टीरॉइड देता है। तो आप नेचुरल वे से स्टीरॉइड ले लेंगे, आपको नुकसान भी नहीं देते। ठीक है, आप इसीलिए हम उसको स्टीम भी दे देते हैं। जैसे मैंने अभी पहले स्टीम का बोला था कि लौंग के साथ सफ़ेदे के पत्ते की ऐसे लोग स्टीम लें। दूसरी चीज़ ये कि देसी घी आधी प्याली ले लीजिए, उसके अंदर एक पत्ता और एक पत्ता आम का, इसको जला लीजिए। ठीक है। जलाने के बाद उसको रख दें। हमेशा कभी भी कोई चीज़ अगर किसी ऑयल में बनाते हैं या घी में बनाते हैं तो उसको नेचुरल वे पे ठंडा होने के लिए रखना चाहिए, ताकि उसकी अफादियत पूरी तरह जज्ब हो जाए। सही। उसको छान के रख लीजिए, और छाने बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ये आपने नाक में डालना है। हाँ। ठीक है, तो ये ना हो कि कोई ज़रा बीच में हो और वो आपको इरिटेट करे। रात सोने से पहले स्टीम लें लौंग की, सफ़ेदे के पत्ते की, नाक को अच्छी तरह से ब्लो करें, साफ़ करें, और इसके अंदर नाक में 2 कतरे इस देसी घी के डाल लें और नाक में भी डालें। अच्छा। तो ऐसे में आपके जितने भी साइनस इश्यूज़ हैं, अगर आपको ज़ुकाम है तो भी आप ये कर सकते हैं, डालेंगे आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा। ज़बरदस्त। तो उसका इस तरह से सही। अच्छा जी, मैंने अभी आपसे पूछना है कि बहुत सारे लोगों को ये नाक बंद रहने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी क्या यही तरीका मौसम? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो उस पर बात करते हैं। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर मसूमा हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं और उनसे जानेंगे नाक बंद होना। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी हमसे पूछ रहे हैं कि जी दोबारा से इसको अगर हम रिपीट कर दें। जी डॉक्टर साहब। जी, अगर नाक ब्लॉक है आपका तो ऐसे में स्टीम लेंगे। किस तरह बनाएंगे? 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 5 अदद लौंग डाल लीजिए, 4 से 5 पत्ते सफ़ेदे के डाल लें, बॉयल दें और उसकी स्टीम लें। दूसरा, नाक के अंदर कतरे डालना, वो देसी घी से या सेसमी ऑयल से, तो आजकल के सीज़न में देसी घी मच बेटर। आधा कप देसी घी ले लें, उसके अंदर 1 पत्ता जामुन का, 1 पत्ता आम का डाल लीजिए, उसको जला लीजिए, ठंडा करके उसको छान के रख लें। रात सोने से पहले जब आप स्टीम लेंगे, या अगर ज़्यादा सिम्टम है सुबह शाम स्टीम ले रहे हैं तो फिर दिन में 2 दफ़ा, वरना रात में 1 दफ़ा स्टीम के बाद इन कतरों को नाक में और नाफ में डालें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी नाक का ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इवन के स्नोरिंग के लिए भी मैं ये देती हूँ। जो लोग स्नोर करते हैं, रात को खराटे लेते हैं और साथ वाला तंग हो रहा होता है, प्लीज उसको स्टीम देख के, नाक में तेल देख के सुलाइए। अच्छा, तो वो बेहतर रहेगा। चलें जी, ये तो आज एक नई चीज़ मैंने सुनी है और ये बहुत बड़ा लोगों का इशू होता है। तो चले, अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपका ये वाला जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। अच्छा, कोविड सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे तो अभी हम ऑफ कैमरा ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, वो टेस्ट जाना, स्मेल जाना, उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखो टेस्ट चला जाता है, इसका कोई नेचुरल वे ही है, कोई और मेडिकेशन नहीं है उसको वापस लाने के लिए। तो उसके लिए एक चटनी है जो मैं अपने सारे कोविड पेशेंट्स को देती हूँ और पहले दिन से ही देती हूँ कि जैसे ही शुरू होगा, अव्वल तो जो शुरू से खा रहा होता है उसके साथ ये मसला होता ही नहीं है। अच्छा। अगर किसी को मसला है और वो मेरे पास थोड़ा देर से आया है तो वो भी ये विदिन 3 to 4 डेज कवर हो जाता है। उसमें ये है कि पुदीना 1 गट्ठी, धनिया 1 गट्ठी, 1 मुट्ठी बादाम छिलका उतार के और 1 मुट्ठी ही किशमिश। ठीक है, इसको ब्लेंड कर लें, चटनी बना के रख लीजिए। नमक और काली मिर्च के साथ मिर्चें नहीं डालनी है, जो कि कोविड पेशेंट की एक बहुत एक नई वो भी है कि कोविड के बाद आपको मिर्ची खाने को दिल करता है, सो मिर्चें नहीं डालनी, टेस्ट गायब हो जाता है ना? टेस्ट गायब हो जाता है। तो आपने ये 1 टेबलस्पून सुबह दोपहर शाम अपने हर खाने के साथ लेने शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी स्मेल और जायका आपका वापस आ जाए। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए।
वो लोग जो कि कोविड पेशेंट है, या वैसे भी अगर आप कभी दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हो ना तो स्मेल टेस्ट आपको ऐसे लगता है बिल्कुल, आप एंटीबायोटिक्स जब भी ले रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा रखता है, ये आपको ताकत प्रोवाइड करता है। देखिए बादाम और किशमिश बेसिकली डालते हैं ताकि आपकी वो जो वीकनेस है उसको कवर किया जा सके। पुदीना धनिया डालने का मकसद होता है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ रखा जाए। सही। अच्छा जी, आजकल के मौसम में जिस्म दर्द की भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, जैसे आप एयर कंडीशन से उठे, लेजी बंदा अपने आप को फील करता है, जल्दी से उठा नहीं जाता। समटाइम हम लोग के साथ ऐसे होता है, ऑफिस आना है तो उठने को दिल नहीं कर रहा, आप उठ गए हैं बेड से, उठने को दिल नहीं कर रहा, थकावट महसूस हो रही है, इसके लिए क्या? देखो बेसिकली तो ये है कि इसमें इम्यूनिटी आपकी कम है, आपकी जो थकावट और दर्दें और इधर उधर हो रहा है तो डेफिनेटली आप हेल्दी नहीं हैं। इसके लिए सबसे अच्छा पुराने ज़माने में तो मेक श्योर माएँ करती थी कि गोल्डन मिल्क, जिसको हल्दी दूध बोलते हैं, वो पिला के सुलाती थी। उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप रात को हल्दी दूध, उसकी रेसिपी नेक्स्ट टाइम बता दूं कि अभी बता दूं, अगर टाइम है तो अभी बता दूं। दूध 1 कप, आधा कप पानी, 1 स्टिक सिनेमन की, दालचीनी की, उसके अंदर 1 टीस्पून जो है अच्छी ताज़ा हल्दी। प्लीज़ ऐसी हल्दी ना हो कि जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, तो अगर खुद की पिसी हुई है तो वो, वरना मुख्तलिफ स्टोर्स ऑर्गेनिक कितने हैं आप उधर से जाके ले सकते हो। और उसके साथ 5 अदद काली मिर्च साबित। हल्दी कभी भी काली मिर्च के बगैर काम नहीं करती, ये भी याद रखिए। तो हल्दी दूध पीने का, हम कहते हैं दूध में हल्दी डाली और पी ली, तो वो आपने वेस्ट कर दी हल्दी। काली मिर्च के बगैर हल्दी की एब्जॉर्प्शन नहीं पता चली है वाकई। सो वो आप उसको बॉईल कीजिए, 1 कप रह जाए, यानी आधा कप जो पानी डाला था वो जल जाए, उसको रात को सोने से पहले ले लें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है बीच में थोड़ा सा आमंड ऑयल डाल लें, या लोग जैतून का तेल डालते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैतून को तेल को मालिश के लिए इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करें। आमंड ऑयल को डालें तो उसकी ब्लड सैचुरेशन कम है, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको ये कॉन्शियस नहीं होंगे कि तेल अंदर जा रहा है। इसके अलावा जो थकावट का आपने कहा था, ये तो एक रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको थकावट होना ही बंद हो जाते हैं घरों को, बैठ के आप 8 घंटे। उसके अंदर निहार मुंह, अगर आप मुरब्बा आमला चांदी के वर्क में उसको लपेट लें, या 1 चांदी का वर्क और 1 पीस आमला कह रही हूँ, सेब का, उसको आप गाव ज़बान के अर्क के साथ, 1/2 कप गाव ज़बान का अर्क सुबह निहार मुंह ले लें तो हर तरह की वीकनेसेस को बहुत फ़ायदा मिलता है। चलें जी, बहुत सारी चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार की सूरत में हर्बल तरीका इलाज क्या है, और मेरे ख्याल से ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसका नुकसान आपको कुछ नहीं होगा। ज़रूर ये चीज़ें ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हुई। आपके फ़ायदे के लिए हम इसी तरह से स्पेशल शो अरेंज करते रहेंगे और चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हमने आने वाले शोज़ के लिए प्लान कर रखी हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है हर्बल तरीका इलाज से जो है अपना एहतियात भी कर सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी मिट्टी के करीब हो जाएं, ये आज का सबसे ज़रूरी मैसेज है। मिट्टी के करीब होने का मतलब अपने रीजन, अपने सीज़न की चीज़ खाएं। हाँ, बिल्कुल। कोशिश कीजिए कि जो मौसमी फल है, मौसमी सब्ज़ी है, उसका इस्तेमाल करें, मौसम से बाहर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करें। जितना नेचर के करीब आप होंगे उतना ही आप अपने आप को प्योर भी अंदर से फील करेंगे और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं अपने सेगमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास हैं जी कुछ मोबाइल के रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपने मोबाइल खरीदना है, तो वीवो के आज डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास हैं। सबसे पहले वीवो V9 मोबाइल है। अगर आप ये मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत क्या है? 29,999 रुपये। इसके बाद आ जाइए जी, नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है? हमारे पास वीवो Y12 मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है? अगर आप लेना चाह रहे हैं 24,999 रुपये। वीवो Y15 मोबाइल है। अगर आपने ये खरीदना है 25,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। वीवो Y20s मोबाइल 29,999 रुपये। मीडिया को उन्होंने खासा डिटेल में बताया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।